नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और नोएडा में प्रदर्शन के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। यूपी में बढ़ी श्रमिकों की सैलरी, 3000 रुपए तक बढ़ाए गए वेतन। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि नोएडा श्रमिक आंदोलन और हिंसा के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मजदूरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में 1000 से 3000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है और इसके लिए नया शासन देश को 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में लागू होगा। और इसके अलावा सरकार ने कहा है कि उद्योगों की चुनौतियों और श्रमिक हितों के बीच संतुलन बनाकर ये बड़ा फैसला लिया गया है और ये बढ़ोतरी जो है मजदूरों को फिलहाल अंतरिम राहत देगी। इसके बाद से बोर्ड में व्यापक समीक्षा भी की जाएगी। इसी के साथ सरकार ने स्पष्ट किया है कि न्यूनतम वेतन जो है वो 20,000 किए जाने वाली जो खबर है वो पूरी तरह से भ्रामक है। ऐसे में सरकार की ओर से ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। लगातार हिंसा के बीच नोएडा प्रदर्शन के बीच यूपी में बढ़ी श्रमिकों की सैलरी, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। 3000 रुपए तक की जो वेतन है उसको बढ़ाया गया है और इसके साथ ही लगातार हिंसा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर आगजनी भी हुई है, तोड़फोड़ भी हुई है, जिसके बाद से योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और इसके साथ इस खबर पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरबाज जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। फिलहाल तो अभी सबसे पहले सवाल मेरा यही रहेगा कि लगातार कल से जो हिंसा देखने को मिल रही है, आज का क्या कुछ अपडेट है अरबाज? बिल्कुल, देखिए आज की बात की जाए तो आज पूरे नोएडा में फेज 2 की बात की जाए, उच्चट की बात की जाए, 62 की बात की जाए तो फिलहाल में हालात जो है वो बिल्कुल समझते नजर आ रहे हैं। हर जगह पुलिस बल को लगातार तैनात कर दिया गया है। फेज 2 में जो कई पुलिस बल को तैनात किया गया है, कई टीमें गठन की गई है और वहाँ पर फेज 2 से जो जाने वाला रोड है, जो नोएडा से दादरी को जोड़ता है, ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है, वहाँ पर पुलिस बल को भारी बल को तैनात किया गया है। हालात जो है वो कल जितने खतरनाक थे, जितने बदतर हो चुके थे, वो फिलहाल नाजुक होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो उनकी मांगे थी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार में जो योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पर गौतम नगर में चल रहा था। मैं कैसे बताता हूँ कि ये औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर हजारों कंपनियां हैं, लाखों कंपनियां हैं और उसमें कम से कम 10,000, 15,000, 20,000 जो कर्मचारी हैं वो लगातार धरने पर आ गए थे और एक के बाद जो और कंपनियां हैं, अदर कंपनियां हैं, वो लोग भी सड़कों पर उतर आए थे। कहीं ना कहीं उन्होंने गाड़ियों में आग लगाई, पुलिस के साथ बदतमीजी की, यहाँ तक कि मीडिया हाउस के ऊपर हमला किया, पथराव किया। और इसी चीज को लेकर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने सख्त निर्देश दिए और जो उनकी सैलरी थी, जो महीने की तनख्वाह थी, जैसे नोएडा की बात की जाए, गाजियाबाद की बात की जाए तो उनकी 11,313 रुपये महीना मिलता था। अब वो 1 अप्रैल से 13,690 रुपये बढ़कर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को इसमें भी फायदा होता दिख रहा है। इसी तरह से कुछ मजदूर के पैसे बढ़ाए गए हैं। यूपी के अन्य नगर निगम के जनपदों में भी अलग अलग रेट वृद्धि की गई है। नीता, बिल्कुल, ऐसे में अलग अलग ये जो वृद्धि की गई है, इसमें खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो नोएडा की तरफ के हैं इनकी सैलरी ज्यादा बढ़ाई गई है, 3000 रुपए तक। तो क्या लग रहा है कि अब ये जो प्रदर्शन है वो थम जाएगा अरबाज? देखिए, हालात को देखकर तो अब यही लग रहा है कि हालात जो थे बस से बदतर हो गए थे कल। बिल्कुल, उनको देखकर लग रहा था कि कई दिन का ये मामला हो जाएगा और अगर ये मामला आज तक शाम तक नहीं सुधरा तो ये काफी लंबा समय खिंच जाएगा और एक बड़ा बवाल, बड़ा संकट नोएडा पर देखने को मिलेगा। क्योंकि जब औद्योगिक क्षेत्र ही में जो लेबर है, जो कर्मचारी है, वो ही कंपनियां बंद कर उनमें तो उतारू हो जाएंगे, जो मीडिया हाउस है उन पर पथराव करने पर मजबूर हो जाएंगे, पुलिस की गाड़ियां चलाने पर मजबूर। कल नीता मैं आपको बता दूं 40 से 50 गाड़ियों में आग लगाई गई है, उनको जलाया गया है, उनको तोड़ा गया है, पुलिस की वर्दी तक फाड़ी गई है। यहाँ तक कि एक हमारी महिला मित्र है, पत्रकार है, उनके साथ भी बदसलूकी की गई है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए, अभी जो हालात हैं वो संभलते नजर आ रहे हैं और नोएडा में जैसे आपने कहा कि हाँ, यहाँ के जो लोग हैं उनको 3000 तक वृद्धि, जो उनकी तनख्वाह है उसमें वृद्धि की गई है, क्योंकि हालात यहाँ पर खराब हुए हैं और ऐसा ना हो कि आगे भी हो, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, जो कर्मचारी, उनके बीच में कुछ भेड़िए घुस गए थे, कर्मचारी के बीच में भेड़िए घुसे हुए थे। बिल्कुल,
जो सिर्फ दंगा कराने की कोशिश में लगे हुए थे और उनकी सिर्फ एक मांग थी, जैसे हरियाणा में गुरुग्राम में हुआ था, सेम वही यहाँ पे हालात करने पर मजबूर करने के लिए वो काम कर रहे थे। जी बिल्कुल, ऐसे में क्या इनकी मांगे सिर्फ इतनी थी या फिर एक बार और बैठकें होंगी और बैठकों का दौर और भी चालू होगा, और क्या योगी आदित्यनाथ जो हैं वो और भी बड़े फैसले लेंगे इस पर? देखिए, मैं कल की बात करूं, कल शाम जिस तरीके से कर्मचारियों से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर जो यहाँ पर आए थे, उन्होंने साफ तौर पर जो कर्मचारी है, क्योंकि इनका कोई नेता नहीं है, कोई इनका एक ऐसा वो नहीं बना हुआ कि जो इनको चला सके, संभाल सके, ये खुले हैं। और इस तरीके से जब वो उनसे कल बात की जा रही थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि आपको तनख्वाह 21% बढ़ के मिलेगी, आपको हर हफ्ते की छुट्टी मिलेगी, अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो उसका आपको डबल अमाउंट मिलेगा, आपको बोनस दिया जाएगा, और आपको एक जो जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, उनमें एक ऐसी डेस्क बनाई जाएगी जहां पर महिला बैठेगी। अगर महिला की कोई शिकायत है तो वो महिला सुनेगी। ऐसे भी चीजें यहाँ पर लागू की जाएंगी अनिता, फैक्ट्री और कंपनियों में। और बात की जाए जो अब साल की बात है कि एक इस तरीके से भी मामला किया जाएगा कि एक बॉक्स बनाया जाएगा, उसमें बिना नाम की चिट्ठी भी लोग डाल सकते हैं और उन पर भी जो शिकायत होंगी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बात जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि लगातार नोएडा में हो रहे बवाल के बाद से योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में बढ़ी है श्रमिकों की सैलरी। ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। 3000 रुपए तक बढ़ाए गए हैं वेतन। तो वहीं नोएडा हिंसा में 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 50 फर्जी हैंडल से रची गई थी बड़ी साजिश। सीसीटीवी से हो रही है आरोपियों की पहचान। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यूपी के नोएडा में कर्मचारियों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर पुलिस ने अब तक उपद्रव, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी के आरोप में 300 से अधिक उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। जांच में एक गहरी साजिश का भी संकेत मिला है, जिसमें सोशल मीडिया के जरिए भीड़ को उकसाया गया है और 50 से अधिक फर्जी सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल भी किया गया है। पुलिस कमिश्नर के अनुसार नोएडा में लगभग 83 जगहों पर करीब 42,000 मजदूर अपनी मांगों के समर्थन में सड़कों पर उतरे। पुलिस ने गोलीबारी का सहारा नहीं लिया और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए केवल 2 जगहों पर न्यूनतम बल का प्रयोग किया गया है। ऐसे में पुलिस के अनुसार इस फर्जी हैंडल के जरिए गोलीबारी और मौतों जैसी झूठी अफवाह फैलाई गई, जिससे शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है वो पूरी तरह से हिंसक में तब्दील हो गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स इस हैंडल के पीछे छिपे चेहरों की लगातार तलाश कर रही है। ऐसे में पुलिस का मानना है कि ये किसी बड़े सिंडिकेट की साजिश जो है वो हो सकती है। फिलहाल नोएडा हिंसा में अभी तक पुलिस ने 300 लोगों को गिरफ्तार किया है और 50 से ज्यादा फर्जी हैंडल से इसकी साजिश रची जा रही थी। तो वहीं पुलिस ने अब सीसीटीवी के आधार पर लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है और इस मामले में जांच कर रही है। तो वहीं देश भर में आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। दिल्ली से संसद परिसर स्थित प्रेरणा स्थल पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब को नमन किया और इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खड़गे के बीच हुई मुलाकात ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। दोनों नेताओं के बीच हल्की फुल्की बातचीत और मुस्कुराहट ने एक संदेश दिया कि दिलों में कोई बैर नहीं है। और इस साल इस तरह की बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति जो है वो नेताओं और आम नागरिकों ने प्रेरणा स्थल पहुंचकर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसद परिसर स्थित इस स्थल को विशेष रूप से सजाया गया है, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। अंबेडकर जयंती के अवसर पर आम जनता के लिए भी प्रेरणा स्थल के द्वार खोले गए हैं, जिसके चलते सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं और संविधान निर्माता को नमन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा स्थल पर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई और इस दौरान दोनों के बीच बातचीत भी हुई। पीएम मोदी और खड़गे के बीच इस दौरान अच्छी केमिस्ट्री भी देखने को मिली। ऐसा लगा है ही नहीं कि ये दोनों प्रतिद्वंदी पार्टियों के हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वहीं दिल्ली से देहरादून अब मात्र 2.5 घंटे में पीएम मोदी आज करेंगे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री।
बड़ी जानकारी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने 213 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और यह हाई स्पीड एक्सप्रेसवे न केवल दिल्ली और उत्तराखंड के बीच की दूरी को समय के लिहाज से आधा कर देगा, बल्कि ये आधुनिक इंजीनियरिंग और पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा उदाहरण भी है। पीएम मोदी हाई स्पीड एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड सेक्शन पर वन्यजीव मार्ग की भी समीक्षा करेंगे और अभी दिल्ली से देहरादून जाने में 6 घंटे से अधिक का समय लगता है, लेकिन इस एक्सप्रेस के साथ ही शुरू होने वाले दिल्ली देहरादून का ये सफर जो है घटकर महज 2.5 घंटे का रह जाएगा। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी और ये कॉरिडोर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आर्थिक और पर्यटन केंद्रों को सीधा जोड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कॉरिडोर के एलिवेटेड सेक्शन पर बने वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का निरीक्षण भी करेंगे। इसके बाद से वो देहरादून के पास स्थित मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे और एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने में काफी अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बंगाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम, पीएम मोदी आज बंगाल के कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश और इसके साथ ही बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी ने अपने संगठित ढांचों को और भी धारदार बनाने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत सीधा संवाद करेंगे और इस मेगा इवेंट के उद्देश्य से जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना और प्रत्येक बूथ पर जीत सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो ऐप के माध्यम से वर्चुअल बंगाल के बूथ, मंडल और जिला स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ेंगे। बंगाल बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने कहा है कि कार्यक्रम का समय दोपहर में संभावित है ताकि अधिक से अधिक कार्यकर्ता अपनी व्यवस्था के बीच इसमें शामिल हो सके और इस दौरान पीएम ने न केवल विकास का संदेश देंगे बल्कि कार्यकर्ताओं से उनके अनुभव और सुझाव भी साझा करेंगे। पार्टी की ओर से जारी संदेश में कहा गया है कि ये संवाद केवल एक तरफा भाषण ही नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के विचारों और सपनों को सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का मंच है। और बड़ी जानकारी बिहार से बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इस्तीफा देंगे। आज शाम 4 बजे होगी विधायक दल की बैठक। बिहार सीएम पर होगा बड़ा फैसला। करीब 1 महीने से चल रही चर्चा का आज जो है वो पूरी तरह से समापन हो जाएगा। 20 साल के नीतीश युग की समाप्ति में बस चंद घंटे बाकी हैं। अपनी आखिरी कैबिनेट की मीटिंग के बाद से सीएम नीतीश कुमार लोक भवन में जाकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप देंगे और फिर शुरू हो जाएगा बिहार के नए मुख्यमंत्री का काउंटडाउन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इस्तीफा देने से पहले कुछ अहम काम भी निपटाएंगे। सबसे पहले वो अंबेडकर जयंती के मद्देनजर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए हैं और इसके बाद वो सचिवालय के लिए भी निकले, जहां पर नीतीश कुमार अपने कैबिनेट की आखिरी बैठक भी करेंगे और नीतीश कुमार सरकार की आखिरी कैबिनेट मीटिंग है। इसके बाद से 11:30 बजे वो नीतीश कुमार सीधे अपने विधायकों और विधान पार्षदों के साथ ग्रुप में फोटोग्राफी भी कराएंगे और 3:05 पर नीतीश कुमार लोक भवन पहुंचेंगे और 3:15 पर राज्यपाल सैयद हुसैन को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसके बाद से 3:30 बजे वो फिर से एक आने मुख्यमंत्री आवास लौटेंगे और थोड़ी देर आराम करने के बाद से नीतीश कुमार 3:50 पर विधानसभा के सेंट्रल हॉल में जाएंगे और 4 बजे से वहीं पर एनडीए के विधानमंडल दल की बैठक में हिस्सा लेंगे और इसी बैठक में नए सीएम का फैसला होगा। अमेरिका और ईरान के बीच गुरुवार को बातचीत का नया दौर जो है वो शुरू हो सकता है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से सामने आई इस जानकारी में बताया गया है कि दोनों पक्षों के बीच नई वार्ता की तैयारी चल रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिए कि इस बैठक की तैयारियां पूरी कर ली गई है। क्षेत्र में शांति बहाली और हालिया तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनजर ये चर्चा काफी अहम मानी जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच गुरुवार को बातचीत का नया दौर आयोजित किए जाने की संभावना है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच नई वार्ता की तैयारी चल रही है। हालांकि अभी बैठक की सटीक स्थान और एजेंडे को लेकर जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बातचीत के लिए गुरुवार का दिन तय किया गया है।
दोनों पक्षों की ओर से वरिष्ठ प्रतिनिधि इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह महत्वपूर्ण वार्ता दोनों देशों के बीच बने कूटनीतिक गतिरोध को तोड़ने और अपनी विवादों को सुलझाने के उद्देश्य से की जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से मिडिल ईस्ट में बढ़े तनाव और सैन्य कूटनीतिक तनाव के बीच ये वार्ता काफी अहम है। अमेरिका चाहता है कि बातचीत के जरिए उन मुद्दों पर सहमति बने जो दोनों देशों के बीच टकराव का कारण रहा है और इस नए दौर की शुरुआत को एक सकारात्मक संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है, जिससे भविष्य में बड़े समझौते की उम्मीद बढ़ गई है। ईरान ने बहरीन, सऊदी अरब, कतर, यूएई और साथ ही जॉर्डन से युद्ध के मुआवजे की मांग की है और उन पर इस संघर्ष में अमेरिका और इजरायल के समर्थन करने का आरोप भी लगा है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव, होर्मुज जलडमरू मध्य का संकट जो है लगातार तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और अब दुनिया भर के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है। ईरान ने कहा है कि इन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है और उन्हें भौतिक और नैतिक नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। ये मांग केवल आर्थिक नहीं बल्कि कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति भी है। हाल ही में घोषित युद्ध विराम के बावजूद भी स्थिति शांत नहीं हुई है। इसके साथ ही ईरानी तेल रिफाइनरी पर हमले और खाड़ी क्षेत्रों में मिसाइल अलर्ट इस बात के संकेत है कि संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ये घटनाएं क्षेत्र की अस्थिरता को और भी गहरा कर रही है और खाड़ी देश खास करके यूएई ने ईरान के मिसाइलों और ड्रोन हमलों का जवाब देते हुए अपनी हवाई रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। कई हमलों को नाकाम करने का दावा भी किया गया है, जिससे क्षेत्र में सैन्य सतर्कता बढ़ाई गई है। पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद शांति वार्ता के नाकाम होने से घबराए हुआ है और ऐसे में शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार जो है प्लान बी पर लगातार काम कर रही है। अमेरिका ईरान वार्ता रुकने के बाद से पाकिस्तान ने सऊदी अरब, तुर्की और कनाडा से सैन्य और कूटनीतिक संघर्ष बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर अगले 48 घंटों के अंदर सऊदी अरब का दौरा कर सकते हैं। इसका प्रमुख मकसद जो है ईरान और अमेरिका को फिर से बातचीत के मेज पर लाना है। वहीं शहबाज शरीफ ने कनाडा पीएम से बात की है और ईरान अमेरिका युद्ध विराम पर समर्थन के लिए आभार जताया है। वहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों का दावा है कि शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के कार्यालय से निमंत्रण मिला है। माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान शहबाज शरीफ सऊदी क्राउन प्रिंस को अमेरिका और ईरान के बीच हुई नाकाम शांति वार्ता और मध्य पूर्व में व्यापक सुरक्षा स्थिरता के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान से अमेरिका को फिर से बातचीत में शामिल होने के लिए मनाने को भी कह सकते हैं। सऊदी अरब मध्य पूर्व में अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से 10 दिन पहले ईडी ने आईपैक के डायरेक्टर और को फाउंडर विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया है। उन्हें कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में शाम दिल्ली से पकड़ा गया है। ईडी की ये कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक फॉर्म आईपैक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाती है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर कहा है कि चुनाव से 10 दिन पहले हुई ये कार्रवाई निष्पक्ष चुनाव पर सवाल उठाती है। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग और ईडी, एनआईए और सीबीआई जैसी एजेंसियों की चुनाव जैसे संवेदनशील समय पर कार्रवाई से डर का माहौल बनता है, निष्पक्षता का नहीं। ममता बनर्जी ने कहा है कि अमित शाह और बीजेपी ज्ञानेश कुमार अपनी इस एजेंसी के साथ 4 और 5 मई को बंगाल आए। बंगाल ना डरेगा और ना चुप रहेगा और ना ही झुकेगा। ये दबाव का जवाब विरोध से दिया जाएगा। गर्मी के बढ़ते ही सरकार ने असंगठित क्षेत्र के सुरक्षा के लिए सख्त मानक जो है वो संचालन प्रक्रिया को अब लागू कर दिया। आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने इसकी घोषणा की है। महाजन के जरिए निर्देश के अनुसार ऑरेंज और रेड अलर्ट के दौरान दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक काम पूरी तरह से बंद रहेगा। काम के समय को बदलकर सुबह 6 से 11 बजे और शाम 4 से 8 बजे तक किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन के निर्माण, औद्योगिक और ठेला वेंडिंग क्षेत्रों में इस नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। भीषण गर्मी और बढ़ते हीट वेव खतरे के बीच महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार तापमान में लगातार वृद्धि, हीट वेव और अवधि बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के कारण स्थिति गंभीर होती जा रही है। खास करके खानदेश सबसे अधिक प्रभावित है। मुंबई, नागपुर, पुणे और नासिक जैसे शहरों के अन्य हीट वेव जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तापमान अधिक बढ़ गया है ताकि तटीय क्षेत्रों में उच्च
गर्मी का असर लगातार लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा है। मौसम में बदलाव के चलते राज्य के कई इलाकों में तापमान 47 से 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।